हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। आई एम विनय शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी को लेके। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली में 4, 5 और 6 अगस्त में, मतलब आज 6 अगस्त थी ना, तो 4, 5, 6 में मीटिंग हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की। तो उसके वजह से बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए। तो आई थॉट कि एक कंप्रीहेंसिव करा के आपको समझाया जाए मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो इंडिया की जो पहली मॉनेटरी पॉलिसी थी वो 1935 में आई थी, क्योंकि आरबीआई का जो एक्ट था वो था 1934 का। ठीक है, और जो उनकी पहली मीटिंग लगी थी वो लगी थी 27 जून 2016 को पहली बार मीटिंग हुई। और मीटिंग के बाद मीटिंग का इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, वो 3 अक्टूबर 2016 को बॉम्बे के अंदर हुआ था। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर टोटल 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर में कंपोजिशन किस टाइप का होता है? 3 मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई की साइड से होते हैं। एक पहला आरबीआई गवर्नर होता है, ठीक है, उसके बाद एक डिप्टी गवर्नर होता है और एक आरबीआई ऑफिसर होता है जो कि नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल बोर्ड से। ठीक है, 3 गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं सर्च कम सिलेक्शन कमेटी से। ठीक है, टोटल 6 मेंबर हो गए। अगर इनके बोर्ड टाई अप हो रहे हैं, लेट्स मेक इन्होंने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, और उस डिसीजन में इनके बोर्ड टाई अप हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, तो उसमें जो कास्टिंग बोर्ड रहता है वो आरबीआई गवर्नर का रहता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को आप। किसका बोर्ड रहता है? कास्टिंग का, आरबीआई गवर्नर का। ये तो हो गए 6 मेंबर, ये कंपोजिशन हो गया। अब आरबीआई मॉनेटरी कमेटी करती क्या है? बेसिकली इसका काम है कि कंट्रोल द इन्फ्लेशन, सप्लाई ऑफ अ मनी, ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए, और डिमांड जो और सप्लाई पैसे की बराबर रहनी चाहिए, है ना। इंडियन इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। ये इसके काम होते हैं किसके? मॉनेटरी पॉलिसी के। अब होता है कैसे ये मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ना, ये वर्क जो करती है वो सीपीआई एक इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड का यूज़ करके ये डिसाइड करती है कि इंडिया में कितना महंगाई चल रही है और कितनी नहीं चल रही है। ठीक है, ये सीपीआई कंबाइंड का यूज़ करती है। ठीक है, मैंने ये लिख के बता दिया आपको। अभी रिसेंटली में क्या हुआ है, सीपीआई कंबाइंड का जो बेस ईयर है वो भी चेंज किया गया। 2011 और 12 था पहले सीपीआई का बेस ईयर, अब उसको चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया है, 2024 यूज़ कर दिया है। और जो कि अप्लाई किया गया है हाउसिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के, मतलब इनका डाटा यूज़ किया है इन्होंने हाउसिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का, उसको यूज़ करके सीपीआई का जो बेस ईयर है वो कर दिया गया 2024। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, आरबीआई यूज़ करती है सीपीआई का डाटा। अब सीपीआई का डाटा किस तरीके से कि महंगाई कितनी है कितनी नहीं। अब फिर इसमें एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट ये आता है कि सीपीआई जो इंडेक्स जो यूज़ करती है ना, उसका जो 4% प्लस 2% होना चाहिए। और ये जो वैलिड है वो 2026 के ही आई गेस जुलाई अगस्त तक या सितंबर तक वैलिड था, क्योंकि ये कमेटी बनती है फिर डिसाइड करती है कि कब तक ये फ्रेमवर्क रहना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने जो फ्रेमवर्क सेट किया था वो इसी ईयर 2026 के जुलाई अगस्त तक शिफ्ट किया था। तो इसको रिवाइज भी होना है, इस चीज़ को भी रिवाइज करना कि 4% प्लस माइनस 2 जो होता है, मतलब टोटल 6% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और 2% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब इन्फ्लेशन ऐसा भी ना हो कि भाई हमारे यहाँ महंगाई बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो या तो 6% से अबव रहे या फिर 2% से कम रहे। अगर ये फेल करता है, ये नहीं होता है, मतलब कि 6% से ऊपर बना रहता है लगातार 3 क्वार्टर तक, या फिर 2% से कम बना रहता है लगातार 3 क्वार्टर तक, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो रिपोर्ट सबमिट करेगी गवर्नमेंट को जाके, जो आरबीआई जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसको, कि भाई ये रीजंस क्यों हुए या हम कहाँ फेल हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाते टाइम पे, जिस वजह से मैंने अपना डाटा सही से नहीं सबमिट कर पाया। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेनेशन देगा कौन? आरबीआई गवर्नर। किसको? फाइनेंस मिनिस्टर को। ठीक है, अब ये तो हो गया पूरा मॉनेटरी पॉलिसी का कितना कंपोजिशन होता है, कौन सा इंडेक्स यूज़ करता है, बेस ईयर क्या हो गया है। ठीक है, ये हो गया सीपीआई का। अब मैं ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि फॉर्मेशन कैसे हुआ था। फॉर्मेशन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हुआ था वो था रिकमेंडेशन किसकी? उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन थी। ठीक है, और आरबीआई का एक्ट है 1934 का, उसका जो सेक्शन है 45 जेड का यूज़ करके पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी 6 मेंबर कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर, मतलब 4 बार तो एटलीस्ट एक साल में उनको मिलना ही मिलना है। बट अभी रिसेंटली वो कितने टाइम मिल रही है? 6 टाइम। ठीक है, कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है।
और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मेंबर होता है वो 4 साल के लिए अपना टर्म होल्ड करता है और फिर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है। आरबीआई का जो गवर्नर है वो कास्टिंग वोट करता है अगर वो टाई का मैटर हो जाए तो। ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है। अब होता क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो टाइप होती है वो 2 प्रकार की होती है, या फिर एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी या फिर कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी। ठीक है। तो इसमें होता है कि एक्सपेंसरी का मतलब क्या है कि इंक्रीज करो मनी सप्लाई को। ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, बढ़ाना किसी चीज़ को। तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करो। तो मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज हो सकती है, जब हम इंटरेस्ट रेट को इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करेंगे। लेट सपोज जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं। ठीक है। एग्जाम्पल समझते जाना आप। लेट मी टेक अ वन फ्रेश पेज, उसमें मैं समझाता हूँ आपको सही से। ठीक है। लेट सपोज कि मेरे पास या आपके पास, किसी के पास मान लो जैसे 100 रुपये हैं हमारे पास। लेट मी वेट। ओके। 100 रुपये हैं आपके पास टोटल। ठीक है। अब अगर इसका इन्फ्लेशन जो रेट होगा, मतलब इंटरेस्ट रेट होगा, ब्याज दर जो है वो अगर ज़्यादा ब्याज मिलेगा। ठीक है। जैसे मान लो कि 100 पे ना 10% का ब्याज चल रहा है या 15% के ब्याज, जैसे 15% के ब्याज चल रहा है। ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो क्या कहोगे आप कि भाई लॉकर में ही पैसा रखा रहने दो मेरा, तो हमें 115 तो भी मिल जाएगा 1 महीने बाद। ये मान लो 1 महीने का रेट है। ठीक है। हमें 115 तो भी मिल जाएगा। अब यहीं पे अगर 10% का चल रहा तो 110 मिलेगा। और लेकिन अगर तुम यही पैसा दे दोगे, लोअर इंटरेस्ट रेट है ना, तो पैसे को अगर तुम दे दोगे, ठीक है, हमने सरकार ने बोल दिया कि हम इंटरेस्ट रेट कम करके रखेंगे, हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इस पैसे को उधार देना चाहोगे, इसको और ज़्यादा बड़ा करना चाहोगे। ठीक है। क्योंकि दूसरी तरफ से जो पैसे मिल रहा है ना, वो 12% या 13% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है। तो आप क्या चाहोगे कि भाई पैसे को उधार दे रहे हैं हम, चलने दो आराम से। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ की, तो उसकी जो डिक्रीजिंग पावर होती है ना, सप्लाई मतलब पैसा बांटने की, वो कम हो जाती है। ठीक है। और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगी किसी चीज़ की, तो हम लोग पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बांट सकते हैं। ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया जो कि आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होगा, मतलब जो बैंकों के पास रुपए पड़ा है उसमें अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर देगी आरबीआई कि भाई हम तुम्हें इतना इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, तो सर बैंक क्या करेंगी, निकाल के अपना पैसा बांटेंगी ना सबको इंटरेस्ट रेट कम पे, और आदमी उठाना भी चाहेगा अगर कम इंटरेस्ट रेट पे उसको पैसा मिलेगा। अब लेट सपोज कि यही पैसा 2% ना मिलके उसको 10% दे रही है सरकार, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दे, तो भाई कोई आदमी क्यों ही लेने जाएगा। फिर वो कहेगा हमें बिचौलिया तो यार 3% दे रहा है, या फिर हमारे गाँव का जो साहूकार है वो हमें 2%, 3%, 4% भी दे रहा है, तो आप 10% भी दे रहे, तो मैं आपकी क्यों लूँ। ठीक है। तो डिक्रीज करेगा अगर इंटरेस्ट रेट, तो मनी सप्लाई क्या होती है, मार्केट में बढ़ती है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, याद कर रख लेना है इसको, सिंपल सा बात। ठीक है। और कॉन्सेसरी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ना, उसमें अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे तो इन्फ्लेशन क्या होगी, कंट्रोल होगी, क्योंकि पैसे जो सप्लाई वाला है वो सब निकाल करके अपने अपने बैंक में ही रखेंगे, अपनी तिजोरी में। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रही है तो आदमी क्यों ही जोखिम लेना चाहेगा, वो कहेगा मुझे तो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना इतना पर्याप्त। ठीक है। तो ये हो गई दो। अब क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसीज डॉक्यूमेंट गवर्नर बेसिकली यूजेस 3 टर्म्स। ठीक है। दीज टर्म्स आर, हाँ ठीक है। अब देखो आरबीआई का जो डॉक्यूमेंट आता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो उसमें ना गवर्नमेंट बेसिकली 3 टर्म यूज़ करता है, या तो डॉबिस यूज़ करेगा, या फिर हॉकिस यूज़ करता है, या न्यूट्रल। डॉबिस का मतलब होता है कि एकोमोडेट करके रखना है मॉनेटरी पॉलिसी को, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना है और मनी सप्लाई को हमें इंक्रीज करना है, ये डॉबिस होता है। अगर हॉकिस का मतलब क्या होता है, हॉकिस अगर आ जाए तो इसमें क्या करता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करके रखता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, और इंटरेस्ट रेट क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ये हॉकिस टर्म यूज़ करता है। न्यूट्रल में क्या होता है, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखता है कि ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, अभी मुझे कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, बैलेंस है। ठीक है। अभी मैं गवर्नर का भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जो अभी रिलीज हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में बेसिकली क्वालिटेटिव टूल और क्वांटिटेटिव टूल का यूज़ करते हैं। जो क्वांटिटेटिव टूल होते हैं उसमें बैंक रेट आ जाते हैं, मतलब बैंक रेट जो इंटरेस्ट देती है उस पर डिस्काउंट करके, सीआरआर को इंक्रीज डिक्रीज करके। सीआरआर आपने शायद पढ़ा होगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि तभी आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं अगर सीआरआर आपको पता है तो। बेसिकली सीआरआर होता क्या है कि परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिमांड एंड लाइबिलिटीज डिपॉजिट विद द आरबीआई इन कैश। सीआरआर क्या होता है, जैसे मान लो कि बैंक के पास में कुछ चीज़ एक्स्ट्रा रखी हुई है, पैसे एक्स्ट्रा रखे हैं, तो वो आरबीआई को कैश के फॉर्म में डिपॉजिट ही करनी पड़ती है वहाँ जाके, और जिस पे कोई भी इंटरेस्ट रेट आरबीआई पे नहीं करती है सीआरआर पे। ठीक है।
तो इससे क्या होता है, जैसे बैंक कभी डूबे गया, कुछ दिक्कत हो जाए, तो उसको आरबीआई वहाँ से फंड निकाल करके बैंक के जो भी अकाउंट होल्डर होते हैं ना, उनको पैसे दिए जाते हैं। तो ये क्या होता है कि और बैंक अपनी मनमानी ना कर सके कि पैसे किसी को ज़्यादा दे रही, किसी को कम दे रही, तो बैंक कंट्रोल करके रखा जाए। तो यही सीआरआर होता है, इंक्रीज डिक्रीज करने का कॉन्सेप्ट। और इस पर कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें होता है क्या कि डिमांड और लाइबिलिटीज़ के हिसाब से परसेंटेज, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज होता है जिसको डिपॉजिट करना पड़ता है आरबीआई के पास में बैंक को। क्योंकि अगर बैंक फेल कर रहा है या कोई दिक्कत आ रहा है, तो उसमें आरबीआई उठा के वो पैसा उनके अकाउंट होल्डर को दे सके थोड़ा बहुत भी। ये होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब कैश के हिसाब से जितना कैश, जैसे 100 रुपये है, उसका अगर आरबीआई ने कह दिया 10% देखना है, तो आपको 100 का 10%, मतलब 10 रुपये आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा, जिसपे कोई भी इंटरेस्ट रेट आरबीआई नहीं देगी आपको। ये सीआरआर होता है। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे 10 ना करके वो 5% कर दे, तो बैंक 95 रुपये तो बैंक के पास बचे ना, उसने 5 कर दिए, तो बैंक के पास में जो कैपेसिटी होगी लेंडिंग की वो बढ़ जाएगी। तो आरबीआई ने क्या किया, अपना इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया, तो कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। लेट सिंपल ना, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे लेट सपोज कि अभी क्या था, अगर सीआरआर में 100 रुपये है, 100 रुपये में अगर इंटरेस्ट रेट 10% की थी, तो आरबीआई के पास 90 रुपये बच रहा, मतलब बैंक के पास 90 रुपये बच रहा था। अगर यहाँ पे वो 5% कर देगा, तो बैंक के पास 95 रुपीज़ नहीं बच जाएंगे। तो इसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है ना लेंड करने की, तो इंटरेस्ट रेट हमने अगर कम किया, ठीक है, तो कैपेसिटी इंक्रीज हो गई ना पैसे देने की। तो ये क्या हो गया, सीआरआर। सीआरआर पे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है बैंक को आरबीआई के द्वारा, ठीक है। चलो ये बात भी समझ में आ गई आपको। फिर आता है स्टेचुरी लिक्विड रेशियो, एसएलआर बोलते हैं। एसएलआर पे क्या होता है कि इसमें बैंक को कुछ ना कुछ, मतलब गोल्ड, कैश, एसएलआर सिक्योरिटीज़, इन सबको करके डिपॉजिट करना पड़ता है, मतलब किसको, आरबीआई को। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू डिपॉजिट एसएलआर टू आरबीआई। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एसएलआर आपको बैंक के आरबीआई के पास डिपॉजिट करना ही है। हाँ, कर सकते हैं आप सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट में, या तो तुम अपने पास ही रख सकते हो, मतलब कुछ कैश में, कुछ गोल्ड में, कुछ सिक्योरिटी में, इन सब में, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये आती है क्वांटिटेटिव टूल के अंदर। फिर आता है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़। अब लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ का मतलब क्या है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का यूज़ करते हैं। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड शॉर्ट टर्म फंड टू एससीबीज, मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पार्क करनी पड़ती हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास में, ठीक है। और उसके बाद आरबीआई कुछ इंटरेस्ट रेट लेके शॉर्ट टर्म पे फंड को देती है शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। इस सिंपल से समझाता हूँ। लेट सपोज कि आज मुझे शाम को पेमेंट करना है किसी को 100 रुपये, मेरे पास 5 रुपये है नहीं, मतलब मेरे पास टोटल 95 रुपीज़ है, मुझे पेमेंट करना है शाम को। तो हम कहेंगे आरबीआई से, भाई मेरे को ना शॉर्ट टर्म के लिए जस्ट लाइक 2-3-4 घंटे या 5 घंटे ऐसा मुझे पैसे दे दो। तो आरबीआई की ठीक है, हम पैसे तो दे देंगे, पर आपको कुछ ना कुछ मेरे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी और आप पे इतना इंटरेस्ट लगेगा। आप करें ठीक है, कोई बात नहीं, आप दे दो। आरबीआई क्या है, बैंकर ऑफ द बैंक है, आरबीआई बहुत पैसा है उसके पास, तो वो और आरबीआई इज द सुप्रीम। तो आरबीआई क्या करेगी, वहाँ से पैसे उठा के बैंक को दे देगी और बैंक पेमेंट अपना कर देगा। सेटलमेंट हो गया सब कुछ बराबर। और बैंक के पास जब पैसा आ जाएगा, बैंक शॉर्ट टर्म में, क्योंकि पता है सुबह मुझे पैसा मिलने वाला है, तो बैंक फिर क्या करेगी कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे मिल गया पैसा मेरा, और आपको भी पेमेंट हो गया, कस्टमर को भी, और फिर आरबीआई उठा के वो पैसा, मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक उठा के पैसा आरबीआई को दे देगी। तो सिंपल हो गया रेपो। अब यहीं का रिवर्स होता है, जब बैंकों के पास सरप्लस पैसा हो, जैसे मान लो कि अभी 500 और 1000 की जब नोट बंद हुए थे, तो उस टाइम पे बैंकों के पास सरप्लस अमाउंट ऑफ पैसा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा, मैं क्या करूँ या भाई, इतना पैसे का मेरे पास ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कोई बात नहीं, आरबीआई का हम है ना, लाओ पैसा तुम मेरे पास। तो आरबीआई क्या करती है, बैंक के पास जब सरप्लस अमाउंट ऑफ पैसा इकट्ठा हो जाता है और उसके पास कोई लेने के लिए भी आगे पैसा नहीं होता है, मतलब कोई कस्टमर भी नहीं होता जो डिमांड करता है इंटरेस्ट रेट की या लोन की, तब उसमें बैंक उठा के अपना पैसा पार कर देती है आरबीआई पे। आरबीआई सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा ले लेता है, तो उससे पैसे की उनकी कमाई भी हो जाती है और उनको पैसा वापस मिल जाता है। तो ये होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ रेशियो। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ का यूज़ तब हम करते हैं, ये 2011 में नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था। नरसिम्हन कमेटी के ही थ्रू आई गेस स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का भी जो था वो चीज़ें कॉन्सेप्ट हुई थी, बनाई गई थी इस टाइम पे। तो इसमें होता क्या है कि जब हमारे पास इसकी फैसिलिटीज़, मतलब एलईएफ की लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है, तब हम इस फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ रेट, ठीक है।
और इसमें क्या है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को से बोरो किया तो ओवरनाइट लोन अप टू 1% ऑफ NDTL, जो नेट डिपॉजिट टर्म लाइबिलिटीज़ जो होती है ना वो, ठीक है, RBI से रेपो रेट पे, तो वो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ रेट, ठीक है। फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स होती हैं, जिससे कि RBI सेल करता है कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑन, जो मार्केट से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए। लेट सपोज मैंने बॉन्ड निकाल दिया कि भाई मैं तुमको 10 साल बाद ना 100 रुपये का 1000 रुपये दूंगा, लेट सपोज की, ठीक है, 10 ईयर बाद मैं 100 का 1000 रुपये दूंगा, ठीक है। तो वो कहेगी अच्छा ठीक है यार, अब मुझे इतना पैसा मिल रही है तो चलो ठीक है खरीद लेते हैं। तो तुम 100 रुपये इनको दे दोगे, तुम्हारे पास 110 रुपये थे, तो हमने क्या किया, लिक्विडिटी को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब अपने पास RBI ने अपने पास उस पैसे को मंगा लिया है और तुम्हारे पास 10 ही बचे, तो मार्केट में पैसा भी कम हो गया और हमने अपना शपथ पत्र दे दिया आपको, जो भी बॉन्ड था मेरा, और 10 साल के लिए। तो ऐसे मार्केट से जो लिक्विडिटी है वो एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया किसका, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का, ठीक है। उसके बाद फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन किए जाते हैं, कुछ बॉन्ड इशू किए जाते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू में, जिसको कि पैसे को कम किया जा सके, ज़्यादा किया जा सके, उस तरीके से। फिर होता है टर्म रेपो, मतलब लॉन्ग टर्म रेपो रेट होता है या टारगेटेड रेपो रेट होता है, उस बेसिस पे हम अपना कर सकते हैं। ये तो हो गए क्वांटिटेटिव टूल, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल का यूज़ करके हम अपनी फैसिलिटीज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ क्वालिटेटिव टूल। अब क्वालिटेटिव टूल में क्या करते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जो भी हों, कंज्यूमर का क्रेडिट रेगुलेशन करके, है ना, कुछ ना कुछ मोरल एथिक्स बातें समझा के उनको, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन करके, या फिर राशनिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड उसको लेके। और PSL क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या होता है, जैसे हमने बैंक को बोल दिया कि भाई देखो आपको 100 में से 75 रुपये ना, 75% मान लीजिए 75% आपको ना गरीब आदमियों को ही लोन देना है। एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहिए, जो कि प्राइमरी अपना इंफ्रा बना रहा है उसके पास जाना चाहिए, या फिर सर्विस सेक्टर में जो नया अपना घर खोल रहा है या फिर दुकान खोल रहा है उसके पास वो पैसा जाना चाहिए। तो ये सब PSL में आ जाता है। PSL का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। तो ये मतलब बेसिक इंफ्रा डेवलप करो किसी चीज़ के लिए, गरीब के पास पहुंचना चाहिए, मार्जिनलाइज ऑफ द जो सोसाइटी में पर्सन है उसके पास पैसा ही जाना चाहिए। स्कॉलरशिप दे दो किसी को, या किसी को ट्रैक्टर दिलवा दो आप, है ना। तो ये सब चीज़ों में जाना चाहिए पैसा। तो वो अगर RBI बोलेगी ना तो ये सब क्वालिटेटिव टूल में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया था कि RBI CPI कंबाइंड इंडेक्स का यूज़ करती है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। अब मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ जो कि गवर्नर ने इशू किया था इस टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है। हाँ ये रहा, ठीक है, ये देखिए। अभी मैंने आपको बताया क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल, ठीक है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव टूल का, अब जो क्वांटिटेटिव टूल होते हैं जैसे लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ रेशियो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज़ रेशियो, है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ रेशियो, या फिर बैंक रेट। तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं सारी की सारी, तो ये सब किस में आती हैं, सॉरी थोड़ा पानी पी लूँ मैं, क्वांटिटेटिव टूल के अंदर, ठीक है। ये सारी किस में आती है, क्वांटिटेटिव टूल के अंदर, ठीक है। और LAF, SDF, MSF। तो गवर्नर ने क्या बोला है इस बार में, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गवर्नर सर ने क्या बोला है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू टू चैलेंज द ग्लोबल इकोनॉमी बाय डिस्टर्बिंग की रूट्स एंड सप्लाई चेन, ठीक है, एम्पलीफाइंग मार्केट सॉरी थोड़ा फंबल हो रहा हूँ मैं, एंड डिप्रेसिंग बिजनेस सेंटिमेंट्स, ठीक है। ट्रेड अनसर्टेनिटी लिंगर्स एज द US imposed फ्रेश tariff. The global economic environment has become increasingly unstable. Global growth is projected to soften while inflation forecast is higher for 2026 vis-a-vis the previous year. Some central banks have tightened policy while others remain vigilant. Crude oil prices, currency and financial market remain volatile, fluctuating in the line with the changing intensity and uncertainty of the West Asia conflict. ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि भाई टैरिफ में भी प्रॉब्लम चल रही है, मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है, ठीक है, वॉलेटाइल है मार्केट, और क्रूड ऑयल के प्राइस भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, करेंसीज भी, फाइनेंशियल मार्केट भी, तो सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है हर जगह से। वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने क्या है कि देखा है, तो हम लोगों ने क्या किया है, न्यूट्रल स्टांस रखा है। मैं आपको टर्म दिखाता हूँ जो मैंने आपको बताया था, डॉबिस, हॉकिस एंड न्यूट्रल। तो यहाँ पे एक टर्म लिखा था उन्होंने, कहाँ पे है वो टर्म, लेट मी फाइंड, हाँ न्यूट्रल स्टांस, देखो ये। तो गवर्नर ने बोला MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज डिसाइडेड टू रिटेन द न्यूट्रल स्टांस टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ बोला भी है इसको लेके कि हम लोगों ने, जो सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है इस चीज़ को लेके कि
जो LAF है वो अनचेंज रहेगा, जो भी 5.2% है, और SDF जो है वो भी अनचेंज रहेगा 5.00%, और MSF है जो, और बैंक रेट है वो 5.50% रहेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि हाई इन्फ्लेशन इज मोस्टली ऑन द अकाउंट ऑफ फ्यूल एंड फूड विद द लिटिल साइन ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ अ प्राइसेस प्रेशर सो फार। कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग प्रीसियस मेटल कंटिन्यू टू विन इंजिन्स, ठीक है। उसमें है क्या, देखो, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है फूड फ्यूल जो तुम्हारे हैं ना, वो हेडलाइन इन्फ्लेशन में आते हैं, और जो कोर इन्फ्लेशन होते हैं वो तुम्हारे अंदर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो कोर में आती हैं। इन दोनों को छोड़ करके जो बचेगा वो कोर में आ जाएगा आपका, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो भी रिजिलियंट डोमेस्टिक डिमांड है, सस्टेन एक्सपेंशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एक्टिविटी एंड रोबस्ट एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, रीफर्मिंग इंडियन पोजीशन एज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। अब सर ने बता तो दिया है, बट उनको कहीं परेशानी भी है। परेशानी क्या है कि साउथ वेस्ट मानसून है ना, वो नॉर्मल रहा है, अनसर्टेनिटी है उसमें बहुत ज़्यादा, है ना, इल नीनो का ईयर है, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है, ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी जो वो भी सही नहीं है, तो इस वजह से उनको थोड़ा प्रॉब्लम भी लग रहा है, बट स्टिल उन्होंने न्यूट्रल स्टांस लेके रखा है इस चीज़ को लेके। फिर उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि एग्रीकल्चर की अगर फील्ड को देखें तो जो रिजर्वायर लेवल है वो पहले से बहुत कम है, रिमेन क्लोज टू नॉर्मल, बट रिमेन क्लोज नहीं है बिकॉज इन्होंने नीचे इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि इंडिया में जो मेजर स्टोरेज है 166 मेजर रिजर्वायर स्टोर एट 44.4% ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑन जुलाई 30, 2026 एज अगेंस्ट 69.3% ईयर है। मतलब एक साल पहले जो था वो 70% था, बट अभी जो है ना वो 44.4% है, और डिकेडल एवरेज देखा जाए तो 47.7% है। तो कहीं ना कहीं एक ये चिंता का विषय है कि भाई एग्रीकल्चर अगर सही नहीं होगी तो फिर कैसे ही डिमांड बढ़ेगी और कैसी चीज़ों की सप्लाई होगी। बट उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो सफिशिएंट में बफर स्टॉक में हमारे पास अवेलेबल है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इंडिया ने क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन किया है, ठीक है, क्लाइमेट रिजिलेंट क्रॉप की है, वाटर हार्वेस्टिंग कंजर्वेशन किया है, तो इससे हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ों से लड़ सकते हैं, हमारे पास इतना कुछ है ना। और उन्होंने बोला है कि रियल जीडीपी ग्रोथ है 2026 और 27 की वो 6.7% मानी जाती है, मानी रहेगी, मतलब जो उन्होंने बोला है। और सीपीआई जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ किया है, मतलब कितना 4.4% जून 2026 में, आफ्टर रिमेनिंग बिलो टारगेट 16 कंजिक्यूटिव मंथ, क्योंकि टारगेट हमारा क्या है 4 से लेके ±2%, तो उससे कि बीच ही में तो लाई कर रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है मतलब उनका। लेकिन आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि आगे बढ़ सके, क्योंकि फूड फ्यूल और इनके लिए इन्फ्लेशन हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये चीज़ को लेके। फिर उन्होंने, आप देखो कोर इन्फ्लेशन की बात करता हूँ, सीपीआई कोर इज डिफाइंड एज द सीपीआई एक्सक्लूडिंग फूड एंड बेवरेज डिवीजन एंड फ्यूल, ठीक है। इन दोनों को हटा के जो बचता है वो सीपीआई कोर होता है, ठीक है। और फिर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास, मैंने बता दिया कि सप्लाई मैनेजमेंट और एडिक्वेट स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और उन्होंने प्रोजेक्ट किया है 26 और 27 में कि जो कोर इन्फ्लेशन रहेगा वो 4.3% रहेगा। मुझे नहीं लगता इतना रहेगा, क्योंकि थोड़ा दिक्कत तो आने वाली है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि इंडिया का मर्केंटाइन ट्रेड डेफिसिट है वो वाइडन हुआ है पहले से, क्योंकि Q1 में जो 68.7 डॉलर बिलियन था वो 86.6 हो गया US $, बिलियन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बढ़ा है, और इसके पीछे मेन रीज़न है वो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करना, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का और गोल्ड का। ऑन द अदर हैंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, अब वो ये बात बोलते हैं कि अगर इंडिया यूके का ट्रेड डील साइन हो गया और हम लोगों ने अगर रेमिटांस सही से आने लगे, तो कहीं ना कहीं इन रिक्स है ना इनको कम कर देंगे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं साइड ले रहे हैं, अपने आप को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, कुछ ख़राब नहीं हुआ है। तो उन्होंने ये बातें बोली हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत भी है और परेशानी भी है, कोर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्रोजेक्ट फूड फ्यूल को बहुत ज़्यादा परेशानी है, और न्यूट्रल स्टांस लिया है उन्होंने, है ना। तो ये गवर्नमेंट का आरबीआई का डॉक्यूमेंट है जो कि 5 अगस्त को रिलीज़ किया गया था, ठीक है। मैं ये आपको करवा रहा हूँ टोटल मिला के। तो ये तो हो गया आरबीआई का स्टेटमेंट, गवर्नर सर का जो भी था उन्होंने। अब मैं बात करता हूँ इसमें और क्या क्या इंक्लूड किया था मैंने। जो आरबीआई यूज़ करती है सीपीआई, तो उसका जो बेस ईयर हो गया वो 2024 हो गया है, ठीक है। और आईआईपी होता है इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, जो कि हर एक मंथ की 28 तारीख को रिलीज़ किया जाता है। इसका भी बेस ईयर 2022 और 23 हो गया है। जीडीपी जो है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो अपनी जीडीपी रहती है, उसका बेस ईयर जो है वो 2022 और 23 हो गया, ठीक है। और ये जो इशू करते हैं ना, ये सारा डाटा ये करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जिसको मॉस्पी बोलते हैं, मॉस्पी। और WPI का बेस ईयर जो है ना वो हो गया है 22 और 23,
ठीक है, ये इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, वो इसको इशू करती है WPI को। एक आता है कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़, जो कि इशू किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर DPIIT, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ट्रेड करके है DPIIT, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसका बेस ईयर भी 2022 और 23 है। इस पे बहुत सारा बार क्वेश्चन ही बन चुका है कि कौन कौन से इसके अंदर कोर शामिल होते हैं। तो इसमें पहले कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी भी था, बट इसमें एक नया ऐड किया गया, वो आयरन ओर यूज़ किया गया है, ठीक है, नया कंपोनेंट यूज़ किया गया है। अब इसका सेक्टर वाइज इंडेक्स भी देख लो आप, कितना कितना बेस ईयर है किसका और क्या है। कोल का 107.6, नेचुरल गैस का 94.4, क्रूड ऑयल का 92.5, फर्टिलाइज़र का 1007, फर्टिलाइज़र रिफाइनरी प्रोडक्ट का 100.7, फर्टिलाइज़र का 102.3, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और आयरन कोर। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसका सेक्टर वाइज डिवीज़न भी कर दिया है, और आई मतलब जो इंडेक्स था ना इसका, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़, वो हमने चेंज किया है, ठीक है। उसके बाद अब मुझे किसकी बात करनी थी, एक टॉपिक और है, RBI हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, CPI हो गया। हाँ, CPI की बात कर लेता हूँ। अब देखो CPI की मैं बात करता हूँ। CPI का मैंने अभी बताया कि RBI इसी का यूज़ करती है देखने के लिए कि इन्फ्लेशन किस हिसाब से कंट्री में हो रहा है। तो अभी रिसेंटली में इसका भी बेस ईयर चेंज किया गया, 2024 कर दिया गया बेस ईयर इसका, ठीक है, 24 बेस ईयर कर दिया गया, जो कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ने का यूज़ करके किया गया था। ये मैं PIB का डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहा हूँ, 12 फरवरी 2026 को रिलीज़ किया गया था। इसने क्या किया कि 12th डिवीजन इन द प्लेस ऑफ 6 ग्रुप इन द अकॉर्डेंस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू COI COP 2018। अब इसमें 3 इशू होते हैं, रूरल, अर्बन प्लस कंबाइन। तो RBI यूज़ करती है कंबाइन वाला सेक्टर, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा, वेट अ मिनट। हाँ, इन्होंने डाटा जो कलेक्ट किया है ना CPI का, पहली बार जो इंडेक्स जारी किया है, इसमें 1407 अर्बन मार्केट्स का इंक्लूडिंग ऑनलाइन मार्केट, 1465 विलेज को कवर किया गया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, इस फील्ड स्टाफ लोगों ने जा जाके कवर किया, ठीक है। और पहले जो आइटम थे वो 259 थे, अब उनको इंक्रीज़ करके 308 कर दिया गया, ठीक है। सर्विस सेक्टर को भी, सर्विस आइटम को भी इंक्रीज़ कर दिया, कितना, 50 कर दिया पहले से, ठीक है। तो एक ही चेंज हो गया टोटल मिला के। अब टोटल जो आइटम हो गए वो हो गए हैं 358, जो कि CPI में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट काम की है, और CPI से पहले से बहुत कम्प्रीहेंसिव बनाया गया है। अब वेटेज अगर देखते हैं, ग्रुप वाइज वेटेज 2012 में जो था वो फूड एंड बेवरेज का ज़्यादा था, बट इस बार बेस ईयर में चेंज होके जो वेटेज है वो अभी भी फूड एंड बेवरेज का ज़्यादा है, आई गेस, यस, ठीक है। तो फूड एंड बेवरेज का 24 के हिसाब से फूड एंड बेवरेज का ज़्यादा है। उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ हाउसिंग, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की, 17.67, और इसका ये क्या है 36.7। ये वेटेज पूछा जाता है, तो इसी वजह से मैं ये करा रहा हूँ आपको, तभी मैं इतने दिन से ढूंढ रहा था कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट का हो गया है, क्योंकि ये 8.80 है। उसके बाद आता है 8 के बाद 6 की बात करता हूँ ना, हाँ, क्लोथिंग एंड फुटवियर है। उसके बाद मैं बात करता हूँ पर्सनल केयर, सोशल प्रोटेक्शन और मिसलेनियस गुड एंड सर्विस, ठीक है, और फर्निशिंग। ये बार देख लेना, ये वेटेज बहुत इंक्लूड है। तो सबसे पहले अभी भी फूड एंड बेवरेजेस है, पर उसका जो कंपोनेंट था वो थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है, मतलब उसका परसेंटेज जो था वो डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और पहली बार CPI में हुआ है कि इन अ रिवाइज CPI सीरीज, हाउसिंग इंडेक्स इज कंपाइल्ड यूजिंग अ वेटेज एवरेज ऑफ 3 कंसिस्टेंट एक्चुअल रेंटल पेमेंट अलॉन्ग पेमेंट फॉर हाउसिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर, सिक्योरिटी ऑफ ड्वेलिंग एंड वाटर सप्लाई एंड अदर मिसलेनियस सर्विस। इसको भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है, हाउसिंग इंडेक्स कंपोजिशन को CPI में, कि भाई उसमें भी तो खर्चा होता है ना कुछ। और ऑनलाइन की सर्विसेज भी इंक्लूड की गई, जो ऑनलाइन मार्केट में जिस तरीके से चीज़ें यूज़ करते थे ना, उनको भी यूज़ किया गया। तो कम्प्रीहेंसिव बनाने का काम किया गया है CPI को, ठीक है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे रेस्टोरेंट एंड एकोमोडेशन सर्विस को भी इंक्लूड किया गया, पर्सनल केयर, सोशल प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विस का भी यूज़ किया गया, ठीक है। स्पोर्ट कल्चर में कितना खर्च कर रहे हैं, रिक्रिएशन में, एजुकेशन सर्विस में कितना खर्च हो रहा है आपके पास,
ठीक है। ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, फार्मेसिंग, हाउस होल्ड इक्विपमेंट, रूटीन हाउस होल्ड मेंटेनेंस, ये नया कंपोनेंट ऐड किया गया, पहले नहीं था ये कंपोनेंट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें नई ऐड की गई हैं। तो ऐसे ही CPI का टोटल डॉक्यूमेंट बनता है टोटल मिला के। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है बट ये जानना चाहिए था। अब क्योंकि CPI क्या है, तो CPI इज डिजाइन टू मेजर द चेंज ओवर टाइम इन द जनरल लेवल ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विस दैट हाउस होल्ड परचेज फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, CPI का बेस ईयर चेंज कर दिया गया है और बेस ईयर चेंज किया गया है। बेस ईयर का मतलब यही होता है कि जैसे मान लो कि मैंने कोई चीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ 2010 से मान लो कि 2016 तक, तो मेरा बेस ईयर 10 है, तो 10 में अगर बढ़ रहा है घट रहा है तो उस हिसाब से 16 में देखेंगे कि कितना बढ़ा कितना घटा, उसके कंपैरिजन। तो नया बेस ईयर होना भी ज़रूरी है, जैसे बिकॉज ऑफ कि हमें नया कैलकुलेशन पता चलना चाहिए सही से कि कितना है कितना नहीं। बट कहीं ना कहीं दिक्कत भी है क्योंकि इससे डाटा हिडन भी हो जाता है, जो रियलिटी सामने वो नहीं आती है। ठीक है, और यही है। 12 ऑनलाइन मार्केट हैज बीन एडेड। ठीक है, विद द 12 towns with a population more than 25 lakh to capture the price variation of sold item in e-commerce and online platform. In addition for price collection for airfare, टेलीफोन, OTT also collected through online platform। तो ये सारा कुछ इंक्लूड किया गया इसमें। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंक्लूड है ई-कॉमर्स या नहीं है, तो इंक्लूड है भाई। ठीक है, तो काफ़ी सही डॉक्यूमेंट रहता है अगर आप सही से पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये सारा मैंने जो भी कलेक्ट किया है ये उसी से कलेक्ट किया है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन प्राइम वीडियो है, नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, यूट्यूब प्रीमियम, जी ऑल्सो कलेक्टेड ऑनलाइन डायरेक्टली फ्रॉम द सर्विस वेब प्रोवाइडर, तो ये भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, ईयर फेयर भी इंक्लूड किया गया। तो CPI को बहुत कम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश की गई है हर एक तरीके से कि भाई ये सही होना चाहिए। ठीक है, तो यही था, मतलब ये टोटल इस CPI को बताने का मेरा कौन फंडा था। जो उसके बाद मैं बात करता हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ये हो गया। ठीक है, और RBI का डॉक्यूमेंट भी हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी में और कुछ बाकी रह गया क्या? नहीं, और तो कुछ नहीं रह गया। ठीक है, मैं एक दो डॉक्यूमेंट और दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, तो इसके अंदर ही हम जो आते हैं ना डॉक्यूमेंट में, प्रेस रिलीज़ में, तो वहाँ से जाके ये सारे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो ये एनर्जी स्टैटिक्स पे एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई अभी रिसेंटली में। इन्होंने सेक्टोरियल ट्रायल ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन का भी डाटा यूज निकाला है, और ऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो इन्होंने क्विक एस्टीमेट भी लगाया है। ये सब मौसमी का काम है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, मंथली बुलेटिन आता है, तो ये भी मौसमी ही जारी करता है, मौसमी। ठीक है, तो यही था मतलब टोटल मिला के मुझे बताने का, और मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो आता है ना, ये जारी करता है मॉस्पी, तो इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि एक कंपोनेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, दूसरा जो कंपोनेंट होता है पहला मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर माइनिंग में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी और गैस। और इलेक्ट्रिसिटी गैस में कहता है वाटर सप्लाई कैसी हो रही है, सीवेज एंड वेस्ट मटेरियल कैसा है, और वाटर सप्लाई सीवेज, तो यही सारा कुछ रहता है उस पर भी। ठीक है, तो यही था। बाद बाकी CPI का जो भी डॉक्यूमेंट था वो मैंने आपको कराई दिया है। CPI का ही बंद मत होना भाई। हाँ ठीक है, ये CPI का मैंने डॉक्यूमेंट पूरा बता ही दिया है भाई। पता है CPI में मतलब सिल्वर ज्वेलरी को भी, अदरक को, ठीक है, गोल्ड एंड प्लेटिनम, टोमेटो और रीजन, ये इनकी वजह से ना बोल रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन हाई रहा था उस टाइम पे जून 26 में। अब भाई अदरक भी इतनी महंगी हो रही, फिर अभी ताई जी आएंगी बोलेंगे हम अदरक तो खाते नहीं है, हम जैसे प्याज नहीं खाते थे। ठीक है, तो वही है, फिर कह देंगी मैं प्याज भी नहीं खाती, लहसुन भी नहीं खाती, नहीं किसमिस तो मुनक्का तो मैं बिल्कुल छूती नहीं हूँ। तो हो सकता है, गोल्ड के लिए तो मना कर ही दिया है अपनी PM सर ने कि गोल्ड वोल्ड मत पहनो, क्या क्या रखा है गोल्ड वोल्ड में। और उन्होंने बोला कि अगर लो इन्फ्लेशन रहा ना, उसकी वजह से पोटैटो, पी, मोटर कार और जीप और जीरा, मोटरसाइकिल एंड स्कूटर, ये बहुत कम रहे। तो मतलब सोच रहे हो आप किस लेवल पे ये कैलकुलेट किया जाता है डाटा। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है वैसे ये, है ना। तो यही था टोटल मॉनेटरी पॉलिसी को और CPI का, और ये पूरा डाटा मैंने जो है आपको कराया। आई होप कि आपको सही लगेगा। मैं एक दो बार फंबल भी कर जाता हूँ कहीं ना कहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इतना एक फ्लो होता है बोलने का, तो कभी कभी हो जाता है भाई, मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, तो सॉरी फॉर अगर नहीं समझ में आया तो उसके लिए। और बात बाकी और क्या है, नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ ना कुछ और अच्छा लेके, और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके, बिकॉज मेरे पास कोई ऐसा और गैजेट तो नहीं है, मतलब लाइक मेरे पास मेरा अपना लैपटॉप ही है, तो मैं वही यूज़ कर पा रहा हूँ, जो भी कर पा रहा हूँ, जैसे तैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ कुछ इधर उधर से। बट यही होता है, मन होता है मतलब बताने का, कराने का। इट इज़ नॉट लाइक कि मुझे कुछ वो है, बट अच्छा लगता है बताना, पढ़ाना और इन सब चीज़ों को करना। सो
इट इज़ व्हाट इट इज़ यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में। और पसंद आ रहा हो आपको प्लीज़ लाइक करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो, लोगों में बांटो, समझाइए, मतलब ठीक है, अब जो भी तुम्हें समझ में आए, मैं क्या बोलूँ उसके लिए। मतलब कि ये पूरा कम्प्रीहेंसिव मैंने करा दिया आपको, पूरा डिटेल में, कौन कौन से बेस ईयर चेंज हुए, कौन से नहीं चेंज। ये पूछा जा सकता है यार कि CPI का कोर में कौन इंक्लूड है, कौन नहीं है, कितना वेटेज है, WPI का कैसा सीन है, ठीक है, सारा कुछ। तो इसमें आयरन ओर इंक्लूड हो गया, ठीक है, कोर इंडस्ट्रीज़ में। तो ये याद करके रखना है, क्योंकि बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार, ठीक है। तो यही था, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलो ठीक है, बाय बाय।